नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड 2024 का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए उसका जो सिलेबस है उसको हमें अच्छी तरह से समझना है। सिलेबस को आपको अच्छी तरह से याद करना है। सिलेबस को समझ करके ही आपको तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को समझेंगे और कौन कौन सी किताब है वो हमें पढ़नी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, नगरों की प्लानिंग कैसी थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति, उनका धार्मिक और आर्थिक जीवन। वैदिक युग, इसमें वैदिक युग के जो लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में हमें पढ़ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय किस प्रकार हुआ और इनकी प्रमुख शिक्षाएं। मौर्य युग, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उसके कौन से स्रोत है, ग्रंथ है, शिलालेख है, उन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उनकी क्या विशेषताएं हैं। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में उनकी जो कला है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है गुप्त वंश, गुप्त वंश के जो शासक थे उनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी। गुप्त कालीन समय में जो कला का विकास हुआ, उस समय साहित्य का विकास हुआ, यानी जो ग्रंथ लिखे गए और विज्ञान का विकास, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। भक्ति और सूफी आंदोलन, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है मुगल काल, यानी 1526 से 1707 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय के दौरान यानी मुगलों का जो प्रशासन रहा है उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। कला और वास्तुकला, मुगलों की जो मुगलों के शासन के दौरान कला का विकास हुआ, वास्तुकला निर्माण कार्य जितने भी हुए वो किस प्रकार हुए, कौन कौन से निर्माण कार्य हुए, कौन सा भवन किसने बनाया, किस विधि का उसमें बनाने के लिए प्रयोग किया गया, तो ये हमें इनके अंदर पढ़ना है। शिवाजी, शिवाजी की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में हमें पढ़ना है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। 1857 की क्रांति, इस क्रांति के कारण, प्रकृति और मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें प्रारंभिक चरण के अंदर उदारवादी और चरमपंथी, उदारवादी जो नेता थे और जो उग्रवादी नेता थे, उन सब के बारे में यानी प्रारंभिक जो चरण है उसके बारे में हमें पढ़ना है। गांधी जी के जन आंदोलन, गांधी जी के जो आंदोलन हुए थे उनमें मुख्य है, जैसे असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है, पूरा पढ़ना है इसके बारे में। किताबें तो पढ़नी है, गूगल पर भी आपको सर्च करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, 20वीं सदी के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, 20वीं सदी के अंदर जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जैसे पहला चरण है 1905 से 1914 तक, दूसरा चरण है 1930 तक। इस समय के दौरान कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, 1905 से 1914 के बीच में कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए। INA और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस पार्टी का नेतृत्व किया गया। विश्व इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे आधुनिक जो विश्व है उसमें राजनीतिक जो क्रांतियां हुई, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमें पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमें पढ़ना है और रूसी क्रांति के बारे में हमें पढ़ना। इसको हमें कहाँ से पढ़ना है, देखो इसको हमें सबसे पहले NCERT बुक से पढ़ना। NCERT बुक्स आप 9th से 12th तक पढ़ सकते हैं और जो विश्व इतिहास है उसके लिए आप RBSC 11वीं की किताब भी पढ़ सकते, उसमें भी इन क्रांतियों के बारे में या जो आधुनिक राजनीतिक क्रांति है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह दिया है। NC बिश्नोई की किताब है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये जो भारत का इतिहास है इसके लिए आप पप्पू सिंह प्रजापत ऑब्जेक्टिव जो बुक है वो आप जरूर खरीदें। उस किताब में से ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो NCERT तो पढ़नी है, जो टॉपिक RBSC में है वो भी पढ़ने हैं और
पप्पू सिंह प्रजापत की जो इतिहास की किताब है उसको पढ़ना है। विश्व इतिहास में आप 9th की जो इतिहास की किताब है वो पढ़ें, 11वीं आरबीएससी की इतिहास की किताब है वो पढ़ें, 10th एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ें। इतना अगर आप पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको गूगल पर भी सर्च करना है, गूगल पर भी सर्च करके आपको ये टॉपिक है वो पढ़ने हैं। भूगोल में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, पृथ्वी की गति, उनके प्रभाव, पृथ्वी की जो गति है और उस गति के कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जो पढ़ते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना, सूर्य तप, दबाव, हवाएं और वर्षा, महासागरीय धाराएं, गर्म धारा, ठंडी जल धारा, इनके बारे में पढ़ना है, और ज्वार भाटा, प्रवाल भी वायुमंडल के अंदर इनको पढ़ना है। फिर है भारत भौतिक विशेषताएं, भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं जैसे भारत की जलवायु है, भारत की मिट्टी है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, भारत में पाए जाने वाली जैव विविधता है, जल निकासी, भारत की कृषि और प्रमुख फसल, भारत की कृषि और प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में पढ़ना है, भारत में जो प्रमुख उद्योग है और भारत की जनसंख्या। राजस्थान का भूगोल है उसमें देखिए राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, यहाँ की जो जलवायु है, राजस्थान की मिट्टी के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति और जल निकासी, कृषि, राजस्थान के प्रमुख खनिज, उद्योग और जनसंख्या, राजस्थान का जो मृस्थलीकरण है उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी 9th से 12th भूगोल ये आपको ये टॉपिक के हिसाब से पढ़नी है, जितने इस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से आपको ये चैप्टर पढ़ने। आप 10-15 दिन में ये पूरा है वो कवर कर सकते हो, इसको अच्छी तरह समझ सकते हो, किसी ट्यूशन की कोचिंग की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इन किताबों को सबसे पहले पढ़िए। नाथ पब्लिकेशन बुक है वो भूगोल की पढ़ सकते हैं। कैसी प्रकाशन, कैसी प्रकाशन, कैसी प्रकाशन की जो किताब है भूगोल की वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो नाथ पब्लिकेशन, भूगोल और कैसी प्रकाशन ये दो पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी 9th से 12th ये पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। अर्थशास्त्र में हमें इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में हमें पढ़ना है, उपभोग कार्य, मुद्रास्फीति, मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति के बारे में, लोच और उपभोक्ता संतुलन की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, ये लोच, उपभोक्ता संतुलन, ये एनसीईआरटी की जो 11th 12th की जो इकोनॉमिक्स की किताब है उसमें ये सब दिया हुआ है, आप इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप इनको गूगल पर सर्च करके भी टॉपिक को समझ सकते हैं। देखो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही आसान है, लेकिन हमें ये लगता है इसका पर्याप्त मैटर है वो हमें मिल नहीं पाता, और इसकी वजह से हम इसको कठिन मान लेते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है ये। अगर आप इसको गहराई से पढ़ोगे, शुरुआत से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से शुरुआत करोगे तो ये बिल्कुल आसान है। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, अंकगणित, माध्यम, माध्यिका, मोड यानी बहुलक, बजट में घाटे की अवधारणा, बजट में घाटे की जो अवधारणा है उसको आपको समझना है। धन आपूर्ति के उपाय, किस प्रकार धन की आपूर्ति होती है, ऋण जो लोन है उस वो किस प्रकार बैंक है वो निर्माण करता है, किस प्रकार देता है हमें, ऋण नियंत्रण के तरीके, ऋण नियंत्रण के तरीके कौन से हैं, गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास, मानव विकास एचडीआई, पीक्यूएलआई। फिर है सतत विकास और हरित लेखा, सतत विकास और हरित लेखा के बारे में, और नीति आयोग के बारे में हमें इसमें पढ़ना। तो ज्यादा सिलेबस इकोनॉमिक्स का नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, लेकिन इसमें ज्यादातर विद्यार्थी है वो कमजोर पड़ जाते हैं, तो इसकी तैयारी आप पहले कीजिए। अब इसमें ये पढ़ना कहाँ से है, एनसीईआरटी किताब से पढ़ना है, नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है वहां से इसको पढ़ लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक अगर आपको मिलता है तो वो भी आप जरूर पढ़िए। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान में हमें पढ़ना है राजनीति विज्ञान का पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक विज्ञान का
पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर अर्थ हमें पढ़ना है, उसकी प्रकृति कैसी है, दायरा, क्षेत्र और उसका दृष्टिकोण, यानी अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और दृष्टिकोण पढ़ना है हमें, पारंपरिक और आधुनिक दोनों का कंपैरिजन। राजनीतिक विज्ञान की मौलिक अवधारणा, मौलिक अवधारणा के अंदर हमें राज्य के बारे में पढ़ना है, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार और वैधता के बारे में हमें जितनी भी मौलिक अवधारणाएं हैं, मूल अवधारणाएं राजनीति विज्ञान की, ये मूल अवधारणाएं हैं, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी मुख्य विशेषताएं, जिसमें मौलिक अधिकार है यानी मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निदेशक तत्व है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रमुख संशोधन, और संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बारे में, इनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी संघ के अंदर केंद्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का क्या रोल है, राज्य में क्या रोल है और स्थानीय स्वशासन में, इन सब के बारे में हमें राजनीति विज्ञान में ये पढ़ना है। फिर है भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। पड़ोसी राज्यों के साथ भारत का संबंध, यूएनओ, इस संगठन के बारे में पढ़ना है, इस संगठन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और वर्तमान जो परिदृश्य है, यानी वर्तमान विश्व के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं या अन्य जो मामले हैं, उनमें यूएनओ की क्या भूमिका है, ये जो टॉपिक है वो राजनीतिक विज्ञान के अंदर रहेंगे। अब पढ़ना कहां से है, आप एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 इन किताबों से ये टॉपिक आप पढ़ें, और आरबीएससी की जो 11वीं 12वीं की किताब है, ये भी आप, अगर आपके पास ये किताब है तो आप ये पढ़ सकते। समाजशास्त्र बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का अर्थ आपको अच्छी तरह इसको गूगल पर भी सर्च कर लेना, किताबों में भी आपको पढ़ना है, इसकी प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, बुनियादी अवधारणाएं कौन कौन सी है, समाज के बारे में, सामाजिक जो समूह है, स्थिति है, भूमिका, सामाजिक जो परिवर्तन है, कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। जाति और वर्ग, जाति और वर्ग का अर्थ, इनकी विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन, वर्तमान सामाजिक समस्याएं, वर्तमान में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं, तो इसकी राम आहूजा की किताब है जो पूर्णतः इन पर लिखी गई है, इस टॉपिक पर। जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा, विवाह के प्रकार आ गए, कितने पुरुषार्थ आ गए, कितने आश्रम है, कौन कौन से धर्म है, वर्ण व्यवस्था है, इन सब के बारे में हमें समाजशास्त्र के अंदर ये टॉपिक है वो पढ़ना है। इसमें आप राम आहूजा की जो किताब है वो ये टॉपिक पूरा कर रहा है। बाकी समाजशास्त्र की किताब है एनसीईआरटी की, वो मिले तो आप पढ़ लेना, लेकिन अगर नहीं मिले तो कोई जरूरी नहीं है, आप अन्य किताबें जैसे नाथ पब्लिकेशन है, नाथ पब्लिकेशन की किताब है वो पढ़ सकते हो। समाजशास्त्र के अंदर आप जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका विशेषांक अगर आपको मिल जाता है तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में सबसे पहले देखो क्या पढ़ना है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, महत्व और विकास। लोक प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन के सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। प्रशासनिक व्यवहार जैसे निर्णय लेना है, नेतृत्व है, संचार है, प्रेरणा है। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विशेष संदर्भ भारत में प्रशासनिक सुधार, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नागरिक शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, लोकपाल, लोकायुक्त और सूचना का अधिकार। तो छोटा सा सिलेबस है और इस पर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको 11th 12th की बुक आपको पढ़ना है। और एसएस पब्लिकेशन जो मेरे द्वारा किताब लिखी गई है, वह किताब जिसके अंदर
इन सभी टॉपिक पर आपको 11वीं 12वीं से ये सारा मैटर तैयार किया गया है और एक चैप्टर के लगभग 150 120 क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए मिलेंगे। तो सबसे किसी भी किताब में देख लेना, आपको अभ्यास के लिए इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ये किताब आप खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दर्शन शास्त्र, इसका भी छोटा सा सिलेबस है। वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन, वेद और उपनिषदों के बारे में पढ़ना है। गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधी की नैतिक अवधारणाएं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधी की नैतिक अवधारणाएं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सुकराती विधि, सुकराती विधि और कार्तिय विधि, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटियन नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत, ये सब टॉपिक हमें दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है। इसमें 11वीं और 12वीं दर्शन शास्त्र की जो किताब है वो आपको पढ़नी है, अवश्य ही पढ़नी है। 11वीं में ये क्वेश्चन है ना, ये लगभग इन किताबों में से जैसे मान लो 18 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 13-14 क्वेश्चन है वो इसमें से आ जाएंगे। कुछ जो पुराने वाले पेपर है उनमें से आ जाएंगे। बाकी नाथ पब्लिकेशन की जो किताब आपको मिले तो वो भी आपको आप है वो इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है, उसकी प्रकृति है, उसका क्षेत्र है सामाजिक विज्ञान के, उसके बारे में पढ़ना है। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या है सामाजिक विज्ञान के, ब्लूम के जो उद्देश्य है वो पढ़ने हैं। और ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, स्कूल के अन्य विषयों के साथ संबंध के संदर्भ में सहसंबंध की अवधारणा और इसके प्रकार, स्कूल के जो अन्य विषय है इसके साथ सामाजिक विज्ञान के क्या संबंध है वो पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के तरीके और जो टेक्नोलॉजी है, कोई नई टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है। परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, सामाजिक सहसवर, पाठ, फील्ड ट्रिप, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। निर्देशात्मक सहायता सामग्री, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सर्वे दृश्य और सर्वे दृश्य सामग्री, इनके बारे में पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षक, सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसके कौन कौन से गुण है, क्या उसकी भूमिका है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पाठ्यक्रम की अवधारणा और सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, शिक्षण की योजना, जब स्कूल में शिक्षण करवाते हैं तो उसकी योजना बनाई जाती है। वार्षिक योजना है, मासिक योजना है, इकाई योजना है, दैनिक योजना है, इनके बारे में पढ़ना है। मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जैसे निबंध के प्रकार, अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन है, निबंध प्रकार के जो क्वेश्चन है, लघु प्रकार के क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है और उपलब्धि परीक्षण की जो तैयारी है वो किस प्रकार की जाती है। तो ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, इन सब के बारे में हमें पढ़। तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट निकालें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।